Hello, my dear children. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 7, chapter number 10, that is respiration. So let's get started. Children, see the warm up first. Look at the picture given below. Who do you think is breathing faster? Assign numbers to the picture in order of increasing rate of breathing according to your experience. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एथलीट है जो कि रन कर रहा है, ये साइकिलिंग कर रहा है. One is playing chess and other is reading book. तो यहाँ पर रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होगा साइकिलिंग के केस में और रनिंग के केस में ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा और सबसे कम होगा जब एक इंसान जो है जब कोई भी पर्सन जो है वो रेस्ट कर रहा हो. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? नाउ चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी. तो ये एनर्जी फूड से कैसे डिराइव होती है? फूड जो हम खाते हैं वो हमारी ही बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो ये ऑक्सीजन क्या कर रही है अंदर जाकर? ये ऑक्सीजन सारे सेल्स तक पहुंचती है और फूड को ऑक्सीडाइज करती है. उसकी वजह से, इस ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसे आप एक्सेल आउट कर देते हो. वाटर बनता है जो हम एक्सेल कर देते हैं और साथ में बनती है एनर्जी. So this energy is used by us to carry out all the life processes. हम जितना भी काम करते हैं सब काम के लिए हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए वो इसी प्रोसेस से निकलती है. And so respiration is actually the oxidation of food which we eat in order to release energy. Every organism needs the energy to carry out its life processes. We need the energy to walk, run or do any work. Even we require energy to write, read, eat and talk. सारे ही कामों के लिए हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए, हर छोटे छोटे काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें मिलती है by the oxidation of food. While we are sleeping, energy is required. We get this energy from the food we eat. All living organisms need oxygen for the breakdown of digestive food to obtain energy. Therefore, all living organisms respire to get oxygen from the air they breathe in, bringing about the breakdown of digested food to get energy. तो रेस्पिरेशन में अब दो प्रोसेसेस होते हैं. पहला होता है ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हो. जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो ये ब्लड के थ्रू सारे ही सेल्स तक पहुंचाई जाती है जहां पर ये फूड का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी को रिलीज करती है. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हर एक सेल में जाकर होती है, इसीलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. डू यू नो व्हाट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन चिल्ड्रन? यस, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी जगह है जहां सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हर सेल में. नाउ देयर आर two ways to break down the food. One is called as aerobic respiration, जैसे कि हम लोग करते हैं, animals कर रहे हैं, plants कर रहे हैं. That means we are breathing in oxygen. जब भी breakdown of food होता है in the presence of oxygen, it is called as aerobic respiration. तो aerobic respiration क्या है? ये एक वो respiration है which takes place in the presence of oxygen. तो ये तो सबके अंदर ही हो रही है. तो इसमें क्या हुआ? फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन. लेकिन एक और टाइप की रेस्पिरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द वन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऐसी भी रेस्पिरेशन होती है जब हम रिस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन. तो जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं, यीस्ट है, कुछ बैक्टीरियाज है, ये रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली. क्या ह्यूमंस भी ये रिस्पायर कर सकते हैं एनारोबिकली? वील मेक श्योर कि अभी हम ये भी देखेंगे कि ह्यूमंस भी एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो फूड का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, तो फूड का ब्रेक डाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसकी वजह से एनर्जी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में निकलेगा अल्कोहल. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी दैट इज वेरी लेस, और इस केस में जो एनर्जी निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत हाई होती है. एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 ATPs ऑफ एनर्जी निकलती है.
जहाँ की एनारोबिक में जब एक मॉलिक्यूल ऑफ फूड का ब्रेक डाउन होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली 2 ATPs ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट इज ATP? हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो ATP की फॉर्म में बनती है, दैट इज अडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है. नाउ एनारोबिकली रेस्पिरेशन इन मसल्स. तो हम जब बहुत ही कोई विग्रस एक्टिविटी करते हैं, या सपोज करो कि आपके पीछे डॉग भाग रहा है, तो आप कैसे भागोगे? आप सांस लेना ही भूल जाओगे और आप ऐसे भागोगे. तो ऐसे टाइम में हमारी जो बॉडी है वो रेस्पायर करती है एनारोबिकली. वो ऑक्सीजन नहीं लेती एटमॉस्फेयर से. इसीलिए जब आप रुकते हो तो आपको क्या होता है, एकदम से आपके मसल्स में क्रैम्प्स उठते हैं और आप क्या करते हो, सांस लेने की तेज से सांस लेने की कोशिश करते हो. दैट मीन्स आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो सके. सो इस केस में क्या होता है, फूड जो है उसका ब्रेक डाउन हुआ तो रिलीज हुई एनर्जी. अब बॉडी में बना ये लैक्टिक एसिड, यही वो लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से आपके मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, आपको मसल्स में पेन होता है. और उसके बाद जब आप ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल करते हो, फिर इस लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और आपको अपने पेन से छुटकारा मिल जाता है. सो हम भी एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं. Now children, see what is breathing. Breathing is the intake of atmospheric oxygen and giving out carbon dioxide. This process involves the lungs and other organs of respiratory system. The intake of air rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. तो हम external respiration में यही तो काम कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं. That means हम inhale करते हैं. So this process is called as inhalation. और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर exhale out करते हैं, and so that process is called as exhalation. Now children, see the breathing rate. We have just learned that in breathing both inhalation and exhalation takes place. A breathe means one exhalation and one exhalation, और एक inhalation को जब हम combine करते हैं तो वो बनती है हमारी single breathe. और कितना हम ब्रीथ करते हैं एक मिनट में, दैट इज कॉल्ड एज आवर ब्रीदिंग रेट. तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो ब्रीथ करता है 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. मतलब 15 to 18 टाइम्स हम एक बारी एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं इन अ मिनट ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज. लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है. इट बिकम्स अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है, वो बढ़ जाती है. सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी. इस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को सप्लाई करनी पड़ती है. We not only breathe fast but also take deep breaths. As a result, more oxygen is inhaled and supplied to our cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. The breathing rate of a person is slowest when he is sleeping because ऐसे टाइम पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है. इसी वजह से ब्रीदिंग रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है. सर्वे. Count your breathing rate normally and find out how many times you breathe when you are walking and again count the rate when you are running. और इसे आपको रिकॉर्ड करना है इस टेबल में, और आपको अपने ऐसे ही 3 फ्रेंड्स का भी रिकॉर्ड करना है. तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखोगे, उनका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लिखोगे, जब उन्होंने 10 मिनट्स के लिए वॉक किया तब कितना है, रनिंग की है तब कितना है, और एट रेस्ट कितना है, ये आप इसमें मेंशन करेंगे. नाउ हाउ डू वी ब्रीथ? So now let us learn the mechanism of breathing. Children, you already know हम air inhale करते हैं, किससे करते हैं? Through our nostrils. तो nose में हमारे 2 openings होती हैं जिसको हम बोलते हैं nostrils. So a nose has 2 holes which are called nostrils. There is a passage in the nose behind the nostril called as the nasal cavity. तो nostril के पीछे ही हमारी एक cavity होती है जिसको हम बोलते हैं nasal cavity. We take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. अब nasal cavity में जब आती है air तो वो warm हो जाती है. जैसे ही हमारी air nasal cavity में आती है तो वहां पर mucus present होता है. पहली बात कि जो हम air inhale कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई dust particles है तो वो सब mucus जो है वो अपने अंदर पकड़ लेगा, तो mucus उसको आगे नहीं जाने देगा. और दूसरी चीज, वो air को warm कर देगा.
तो जो एयर अंदर जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, वो प्योर फॉर्म ऑफ एयर होगी. It gets moistened by the mucus secreted by the membrane lining of the nasal cavity. Dust and other particles present in the air get trapped by the mucus and hair present in the nasal cavity. तो जो आपकी नोज में जो hairs होते हैं, mucus होता है, ये dust particles को trap कर लेता है और एयर को, प्योर एयर को अंदर सेंड करता है. From the nasal cavity, the clean, moist, warm air passes into trachea. इसके बाद एयर पास करती है एक tree-like structure जिसको हम बोलेंगे trachea. ये एक pipe-like का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर cartilaginous rings present होती हैं. उसके बाद trachea दो ट्यूब्स में ब्रांच आउट कर जाता है और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं bronchi. ये ब्रोंकाई एंटर करते हैं हमारे लंग्स के अंदर और लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद ये बहुत सारे ब्रैंकियोल्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं. तो बहुत सारे ब्रांचिंग हो जाती है इसके अंदर. जैसे एक ट्री के अंदर ब्रांचेस होते हैं ना, ऐसे ही लंग्स के अंदर ब्रैंकियोल्स की ब्रांचिंग हो जाती है और हर ब्रैंकियोल के माउथ के ऊपर एक टाइनी एयर सैक लगा होता है जिसका नाम है एल्वियोलाई. और एल्वियोलाई के पास में बहुत ही रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं. द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर वेरी थिन और इनके आसपास बहुत ही रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स रहती हैं. तो अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये इन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एल्वियोलाई में डाल देती हैं. तो ये जो ऑक्सीजन अब इन्होंने ली है, तो ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन. So hemoglobin picks this oxygen and form a compound which is called as oxyhemoglobin. ये oxyhemoglobin ही हर सेल में जाता है, ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है. ऑक्सीजन रिलीज करता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और एनर्जी बनती है. वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस आई है वो लंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू आपकी नॉस्ट्रल से बाहर एक्सेल आउट कर दी जाती है. After entering the lungs, each bronchus divides to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. The bronchioles have tiny air sacs at their end called alveoli. The wall of alveoli are very thin and are surrounded by thin blood capillaries. The air from trachea through the bronchus and bronchioles finally enter the alveoli. Oxygen in the air diffuse out from the thin walls of the alveoli into blood capillaries. The oxygen combines with the hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin and is carried to all cells of the body. और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी प्रोड्यूस होती है ब्रेकडाउन ऑफ फूड के बाद, वो एंटर करती है एल्वियोलाई से लंग्स में, लंग्स से फिर वो ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी. The above mentioned factors facilitates the diffusion of gases between inhaled air and the blood. The oxygen diffuses into the blood while carbon dioxide diffuses out from the body into the air in the alveoli. What make us breathe? तो children, अब हम जब breathe करते हैं तो क्या process होता है? हमारे जो ribs है वो कैसे move करते हैं? हमारे ribs के पास एक बहुत ही membranous structure present होता है, diaphragm. यही अप एंड डाउन मूव करता है टू इंक्रीज द कैविटी ऑफ द लंग्स. सो लेट अस डिस्कस दैट इन डिटेल. We have just learned that if we place our hand on our chest, we find our chest rises and falls as we breathe in and out. ये आप अपने आप भी करके देख सकते हो. आप breathe in करें, आप क्या देखते हो कि आपकी जो चेस्ट है वो आगे आती है और उसके बाद जब आप exhale out करते हो तो chest moves backward. तो जब हम इन एंड आउट करते हैं तो हमारी चेस्ट राइज करती है और फॉल करती है. ब्रीदिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम. तो यहाँ पर हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं डायफ्राम और रिब्स के मूवमेंट में. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्टली इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये कंट्रैक्ट करती हैं. इनके कंट्रैक्शन की वजह से रिब्स जो है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड पुश होते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव कर देता है. डाउन मूव करने की वजह से लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल गई, तो लंग्स की कैविटी जो है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है. The upward and outer movement of the ribs and downward movement of diaphragm increases the space in the chest cavity. The chest cavity becomes large और इसकी वजह से एयर जो है वो रश कर जाती है
lungs ने. The lungs get filled with the air and they expand. और अब जब exhalation होता है तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है. तो अब क्या होता है कि intercostal muscles जो है वो relax करती हैं. इसकी वजह से जो ribs होते हैं वो downward and inward move करते हैं और जो diaphragm है वो अब वो relax करता है और वो ऊपर की तरफ को move करता है to its original position. इसकी वजह से lung cavity जो है वो decrease हो जाएगी. डिक्रीज हो जाएगी तो उसके अंदर जितनी भी एयर है वो बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी. The downward and inward movement of the ribs and the upward movement of the diaphragm decreases the space in the chest cavity. The chest cavity becomes smaller and air rushes out of the lungs. The lungs get emptied and contracts. What do we breathe out? So children, let's see this by an activity. To show carbon dioxide is produced during respiration. इसके लिए आप क्या करें? हम एक सिलेंडर, क्लीन ग्लास और बॉटल ट्यूब लेंगे, बॉटल लेंगे, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल. उसको हम फिक्स कर लेंगे. वी नाउ पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इनटू द ग्लास और प्लास्टिक बॉटल. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर. तो आप एक स्ट्रॉ लेंगे और उसको लाइम वाटर में डिप कर देंगे. वी ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स. अब आप उसमें एयर को पास करेंगे. द लाइम वाटर इन द ग्लास और प्लास्टिक बॉटल टर्न्स मिल्की. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी. दिस इज अ श्योर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बड़े होगे अपनी लैब्स में परफॉर्म करके देखोगे. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जिसकी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है. The exhaled air contains carbon dioxide gas, so we conclude that carbon dioxide gas is produced during respiration. Now children, have a look on breathing in other animals. Animals like elephants, lion, cow, goat, frog have lungs in their chest cavities like human beings. How do other animals breathe? These organisms have special respiratory organs such as gills, trachea, spiracles, or they even breathe through their skin. Now cockroach. अगर आप cockroach को देखें तो cockroach के body पे एक small opening होती है उसकी side में. This opening is called as spiracle. तो cockroaches जो हैं वो breathe in and out करते हैं through this tiny opening which is called as spiracles. Spiracles allow the air to enter or leave the body. They connect and form the tracheal system. तो यही हैं स्पाइरकल्स जो एक दूसरे से कनेक्ट करके ट्रैकियल सिस्टम बना लेते हैं. सो ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी में एंटर करती है थ्रू स्पाइरकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड finally goes into the tracheal system and moves out again through spiracles. Earthworms. अगर आप earthworms को देखो तो उनकी बॉडी कैसी होती है? बहुत ही स्लाइमी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है. So earthworms basically breathe through their skin. उनकी स्किन से ही gaseous exchange जो होता है वो take place करता है. In earthworms, exchange of gases takes place through the moist skin. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can breathe through their skin, which is mist and slippery. तो frog जो है वो lungs के through तो breathe कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी moist skin के through भी breathe out कर सकते हैं. तो ब्रीदिंग इन फ्रॉग्स में क्या है? फ्रॉग्स एम्फीबियंस होते हैं which can live both on land as well as in water. On land they take in air through nostrils or which reaches their lungs. तो जब वो लैंड पे होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब वो वाटर में होते हैं तब वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं. और जो फ्रॉग का बेबी होता है दैट इज टैडपोल, उसके अंदर तो ना तो लंग्स का डेवलपमेंट होता है और ना ही वो मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करता है, वो रिस्पायर करता है थ्रू गिल्स. ऐसे ही फिशेस के अंदर भी गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स व्हिच आर कॉल्ड एज गिल्स. तो गिल्स क्या होती हैं? गिल्स प्रोजेक्शंस होती हैं ऑफ द स्किन. इन्हीं गिल्स जो ये गिल्स होती हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. और जैसे ही पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है इनसे आके इनके थ्रू पास होती है तो ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर कर दी जाती है और बॉडी में, फिश की बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो पानी में रिलीज आउट कर दी जाती है थ्रू गिल्स. Children, let's begin with respiration in plants.
All plants, whether green or non-green, respire like animals to gain energy for different functions. अब हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, बट प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए अपने सारे काम कंप्लीट करने के लिए. प्लांट्स को भी एक्सक्रीशन करना है, प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, सब कामों के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए. सो दैट मीन्स जो फूड बना रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है ताकि उनकी बॉडी में भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स लाइक एनिमल्स गिव आउट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. The carbon dioxide produced by green plants during respiration is used in the process of photosynthesis during daytime, but at the night the carbon dioxide is diffused out through stomata. तो दिन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन वो यूज की जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन ये सिर्फ डे टाइम में होता है और रात में क्या होता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई ड्यू टू रेस्पिरेशन वो प्लांट बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग. The stomata along with its pair of guard cells and other subsidiary cells are called stomatal apparatus. क्योंकि स्टोमेटा ही वो है और प्लांट के अंदर वो बॉडी है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस करता है. They are mostly present on the lower surface of leaves. तो ये tiny holes होते हैं. Stomata are tiny holes which are present on the lower side of the leaf. Leaf के बिल्कुल नीचे के surface पे present होते हैं stomata and they have guard cells with them. दो guard cells मिलके stomata बनाते हैं like this. They are bean shaped structure. यही वो opening है stomata की जो कि ओपन होती है और जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. और ये दो बीन शेप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स है जो स्टोमेटा बनाते हैं. ये जब ओपन होते हैं तब ही गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. They are mostly present on lower surface of leaf. It is for this reason that people are advised not to sleep under a tree at night. Because at night green plants release carbon dioxide. तो हमें हमेशा एडवाइस यही दी जाती है कि रात के टाइम हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं देते, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. The stomata are essential for the survival of a plant because they not only help in gaseous exchange between plant and atmosphere but are also responsible for transpiration. तो जो स्टोमेटा है आपको पता है कि इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. सिमिलरली वाटर ऑफ द प्लांट escapes out from the aerial part through these stomata and this process is called as transpiration. तो transpiration क्या होता है? Transpiration is the loss of water from the aerial part of the plant. और ये वाटर निकलता कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है. तो जैसे आपकी बॉडी पे अगर स्वेट होता है और वो स्वेट इवेपोरेट होता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील होता है. सेम इज विद प्लांट्स. जब इनकी बॉडी से वाटर इवेपोरेट होता है तो प्लांट की बॉडी भी ठंडी हो जाती है. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी. दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. द transpiring water from stomata helps the plant to keep its leaf cool, creates transpiration pull in xylem for transportation of water and minerals in xylem and contributes to the underground water for the continuation of water cycle. तो stomata जो है ये बहुत important है for the survival of plant. Children, have a look on respiration in roots. अब जैसे plants के बाकी parts है वो तो सारे क्या है, air के contact में है, लेकिन roots क्या है, roots तो underground होती हैं, लेकिन roots को भी तो oxygen चाहिए for the purpose of respiration. तो ये oxygen कहाँ से लेंगी? ये ऑक्सीजन लेंगी फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स. एज वी हैव डिस्कस्ड कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, तो वहीं से रूट्स जो है ऑक्सीजन को पिक करती हैं और रिस्पायर करती हैं. Like all other living cells of the plant, root cells also need oxygen to generate energy. The roots of the plant have very large number of tiny hairs on them, root hairs जिनको हम बोलते हैं. Air is present in between the particles of soil. The root hair are in contact with the air in the soil particle. Oxygen from air in soil particle diffuses into the root hair. तो रूट हेयर में सॉइल पार्टिकल के पास में जो प्रेजेंट एयर है वो रूट हेयर में एंटर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन.
Now what is diffusion? Diffusion होता है movement of particle from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो soil particles के पास ज्यादा amount में oxygen है, roots के पास कम amount में है, इसीलिए oxygen from soil moves to the roots with the help of root hair. If a potted plant is overwatered for a long time, then the plant may ultimately die. इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि हमें प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए. अगर हम प्लांट को ज्यादा पानी देते हैं तो जो सॉइल में एयर स्पेसेस है उनमें वाटर फिल हो जाएगा. वाटर फिल हो जाएगा तो वो एयर को एक्सपेल कर देगा. एयर होगी ही नहीं. जब एयर ही नहीं होगी तो रूट हेयर अब्सॉर्ब किसे करेंगे? उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे. रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो वो अल्टीमेटली दे विल डाई. Due to this reason, oxygen is not available to the roots for respiration. Due to suffocation, the plant may die. So children, have a look on the new words. Respiration, the process in which the energy is released using food and oxygen. Aerobic respiration, ऐसी respiration which takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, the respiration which takes place in the absence of oxygen. Breathing, exchange of gases in between lungs and atmospheric air. Breathing rate, number of times a person breathe in 1 minute. एक मिनट में कोई इंसान कितना ब्रीथ करता है, that is called as the breathing rate. और spiracles क्या होते हैं? Spiracles are the tiny opening present on the body surface of insects that help in exchange of gases. Children, have a look on the summary. Cellular respiration is the process in which food is broken down in the cells to release energy. Nostril is the opening through which we inhale air from nostrils. The air passes into nasal cavity. Rib cage is present around the chest cavity, while diaphragm is present at the base of chest cavity. Breathing rate is least when we rest. It is maximum when we run very fast so as to provide more oxygen to the body. The normal breathing rate per minute in an adult is 15 to 18 times. A cockroach has small openings on the sides of its body which are known as spiracles. Oxygen-rich air enters through spiracles. Spiracles are connected to a network of tubes called trachea for the gaseous exchange. Earthworms breathe through the surface of the skin. Frogs respire through both lungs and the moist skin. Fish have special structure called gills for breathing. They do not have lungs. Roots of plant respire through air spaces present in the soil. Children, let's do the exercise. See the first question. Choose and tick the correct option. During inhalation, ribs कहाँ move करते हैं? They move upward and outwards. The germinating seeds turn lime water milky because they release carbon dioxide. The process by which food is broken down to release energy is called respiration. The frogs respire through their lungs. Write T for true and F for false. So cellular respiration takes place in the cells of living organisms. Yes, cellular respiration सभी cells में होती है. So this is true. Our muscle cells do anaerobic respiration only when there is temporary deficiency of oxygen. बिल्कुल, जब temporary deficiency होती है, जब हम बहुत fight and flight के लिए जब हम ready होते हैं, तब हमारे muscles जो है वो anaerobically respire करते हैं. Breathing involves movement of diaphragm and ribcage. Of course, this is again true. Percentage of carbon dioxide is higher in inhaled air in comparison to exhaled air. This is false. Increased physical activity reduces rate of breathing. Nahi, increased physical activity increases the rate of breathing. So again, this is false. Breathing is a part of respiration. So आप यहाँ पे respiration लिखेंगे. Breathing involves movement of ribs and diaphragm, D-I-A-P-H-R-A-M.
P-H-R-A-G-M. This is the spelling of diaphragm. Food has dash which is released during respiration. The food has energy. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. Inhalation. Dash is the food which is broken down in respiration to release energy. This is glucose. तो आप यहाँ पे glucose लिखेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.